क्या आप दिल्ली पीजीटी कॉमर्स टीचर बनना चाहते हैं? अगर हाँ, तो आपके पास मेरे द्वारा ये तैयार किए हुए 2 बुक्स होने चाहिए जो कि आपकी 100% एग्जाम में आने वाले पैटर्न को कवर करता है। इसमें ना केवल थ्योरी है बल्कि प्रॉपर एमसीक्यूज भी हैं जो आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। और ना केवल मैं आपको ये बुक प्रोवाइड करवाऊंगा बल्कि मैं आप लोगों को प्रॉपर तरीके से ये रीड भी करवाऊंगा जिससे आपका एग्जाम ना केवल क्लियर हो बल्कि आपका जॉब आपके पास हो। तो अगर आप लोगों ने अभी तक ये बुक नहीं लिया हुआ है तो नीचे दिए गए इस नंबर पर मुझे व्हाट्सअप कीजिए और अपना टीचर बनना कंफर्म कीजिए। हेलो फ्रेंड्स, मैं विकास आनंद आपके अपने स्टडी चैनल लक्ष्य अकेडमी में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। कॉमर्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट 1000 एमसीक्यूज की जो सीरीज चल रही है फॉर 90% प्लस स्कोर, आज ये उसका पार्ट 38 है। इससे पहले ऑलरेडी हम लोगों ने 37 पार्ट कवर अप किए हुए हैं। नहीं देखा है तो जाके जरूर देख लेना। अगर आप नेट की, जेआरएफ की, पीजीटी की या फिर किसी भी स्टेट के अकाउंटेंट की तैयारी कर रहे हैं तो ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 2020 में जितने भी एग्जाम होने वाले हैं, ना केवल 2020 में बल्कि आगे भी आपको काम देने वाला है। इवन आप किसी भी एग्जाम के इंट्रेंस एग्जाम की तैयारी भी कर रहे हैं, ठीक है, लाइक आपकी पीएचडी का हो गया या फिर आप बोल सकते हो आपके एमकॉम का हो गया, कुछ इस टाइप की आप तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए भी ये काफी हेल्पफुल होगा। पूरी सीरीज जरूर फॉलो करें। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है 406 नंबर, यानी कि 405 क्वेश्चंस ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूं आप लोगों के साथ में। क्या बोलता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रॉफिटेबल प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड। हमें बताना है कि यहाँ पर जो दिया हुआ है इनमें से कौन सा प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड का एक विधि नहीं है या फिर एक मेथड नहीं है, हमें ये बताना है। हम जब सैंपल ऑफ रैंडम, जब आप किसी चीज को रैंडम सैम्पलिंग करेंगे तो क्या वो प्रोबेबिलिटी होगा? जी हाँ, वो बिल्कुल होगा। क्लस्टर करेंगे तो जी हाँ, क्लस्टर तरीके से करोगे तो भी होगा। सिस्टमैटिक सैम्पलिंग भी करोगे, सिस्टमैटिक कहने का मतलब 10 में से एक चुना, फिर 10 में से एक चुना, 10 में से एक चुना, तो भी वो रैंडम सैम्पलिंग होगा। लेकिन जब आप जजमेंटल सैम्पलिंग की ओर आगे बढ़ते हैं तो आपने ऑलरेडी जजमेंटल कर ही लिया है तो प्रोबेबिलिटी वर्ड जो आती है वो तो खत्म हो जाती है। इसका मतलब राइट आंसर ऑप्शन नंबर हमारा सी होगा यहाँ पर, क्योंकि जजमेंटल जहाँ पर वर्ड आ गया मतलब आपने ऑलरेडी पता किया हुआ है आपको किस तरह की चीजें चाहिए। जजमेंट करके आपने नमूने उठाए हुए हैं, मतलब सैंपल उठाए हुए हैं। उसके बाद आपने उसमें क्या किया है, अपना जो भी टेस्ट वगैरह है वो सभी आपने की है। क्लियर है ये सभी चीजें? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द रिसर्च कैरिड आउट टू एक्सपेंड द नॉलेज ऑफ अ पर्टिकुलर फील्ड इन नोन एज। यानी कि अगर आप किसी एक पर्टिकुलर फील्ड में, किसी भी एक पर्टिकुलर फील्ड में और अच्छी नॉलेज के लिए अगर आप कोई रिसर्च करते हो, ठीक है, किसी प्रकार का रिसर्च करते हो तो बेसिकली उस रिसर्च को क्या नाम दिया जाता है? अप्लाइड बोलेंगे, क्वांटिटेटिव बोलेंगे, क्वालिटेटिव बोलेंगे या फिर बेसिक रिसर्च बोलेंगे? सबसे पहले तो यहाँ पर जितने भी रिसर्च हैं आपको इन सभी के बारे में ओवरव्यू पता होना चाहिए, तभी जाकर के आप बता पाओगे कि हाँ एग्जैक्टली इसका आंसर है क्या। अगर मैं बात करूं अप्लाइड रिसर्च की तो बेसिकली ये जो होता है वो एक तरह का स्पेसिफिक रिसर्च होता है। ये स्पेसिफिक होता है या फिर आप बोल सकते हो ये एक तरह का प्रैक्टिकल, जितने भी क्वेश्चंस होते हैं आपके सामने, ठीक है, प्रैक्टिकल इश्यूज जितने भी आते हैं बेसिकली उन सभी को हम लोग अप्लाइड रिसर्च में डालते हैं। क्वांटिटेटिव रिसर्च में बेसिकली जितने भी रिसर्च होते हैं वो सिस्टमेटिक तरीके से होते हैं। सबसे पहला चीज तो ये। दूसरी चीज, ये नंबर के टर्म में होते हैं, यानी कि वैसे डाटा, वैसे आप डाटा को इसमें रिप्रेजेंट करते हैं या फिर वैसे इश्यूज को आप इसमें रिप्रेजेंट करते हो जो बेसिकली क्या हो, नंबर्स के टर्म में हो या सिस्टमेटिक फॉर्म में आ रहा हो, उन सब चीजों को लाते हैं। क्वालिटेटिव टर्म की बात करूं, क्वालिटेटिव रिसर्च की अगर मैं बात करूं तो बेसिकली ये ओपन एंडेड, बेसिकली ये ओपन एंडेड होता है और साथ में जो हमारा कन्वेंशनल होता है, यानी कि जो हम बेसिकली एक दूसरे से बात करके कुछ इस तरह के सिचुएशंस के अकॉर्डिंग में जब हम इस पे इश्यूज को क्रिएट होता है, मतलब वैसे हैं जो कन्वेंशनल हो इश्यूज या फिर ओपन एंडेड या क्लोज एंडेड वाले इश्यूज होते हैं, बेसिकली वो लाते हैं। बेसिक रिसर्च की बात करूं तो बेसिकली इसका दूसरा नाम है फंडामेंटल रिसर्च। फंडामेंटल रिसर्च हो गया। इसमें बेसिकली आप जितनी भी साइंटिफिक रिसर्च होती है इन सभी को आप ले करके इसमें आते हो। तो अब इसके हिसाब से आप इसमें अपना आंसर चूज कर सकते हो कि हाँ आपको नॉलेज कहाँ पर मिलेगा। जितने भी साइंटिफिक इश्यूज इसमें आप बोल सकते हो, साइंटिफिक थ्योरीज जो होती है वो सभी इसमें लाए जाते हैं। अब बताओ, आपके नॉलेज वाली बात है, आप किसी पर्टिकुलर फील्ड में, ठीक है, किसी एक पर्टिकुलर फील्ड में आप प्रॉपर नॉलेज बढ़ाना चाहते हो तो आप क्या यूज करोगे? राइट आंसर है हम साइंटिफिक रिसर्च की ओर आगे जाएंगे, क्योंकि वो बेसिकली किसी न किसी पर्टिकुलर थ्योरी पे काम करती है, साइंटिफिक इश्यूज पे काम करती है, फंडामेंटल रिसर्च पे काम करती है।
तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा बेसिक रिसर्च, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो ये चारों आपको प्रॉपर तरीके से याद होनी चाहिए, कौन सा रिसर्च किस तरह से काम आता है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। अगेन क्वेश्चंस आपके एग्जाम में देखा जा सकता है इससे, ना केवल यही क्वेश्चन आएगा, बल्कि मैंने चारों इसलिए बताया क्योंकि अगर क्वेश्चंस को मॉडिफाई कर दिया जाए, किसी और के बारे में पूछा जाए, तो आपको याद रखना है कि चारों के आंसर आपको मिल चुके हैं। आपको चारों का आंसर एग्जाम में दे करके आना है, अगर कोई भी पूछ लिया जाए आपसे तो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, इन यूनिवेरिएट डाटा एनालिसिस t-test is used when the data are इन द फॉर्म ऑफ, हमें बताना है कि जब आप किसी डाटा को एक तरफा, ठीक है, किस तरह से कहते हैं, एक तरफा आप डाटा एनालिसिस करने की कोशिश कर रहे हैं, किसी एक बेसिक फंडामेंटल की ओर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप क्या करते हैं, टी टेस्ट के यूज करते हैं। अगर मैं इसको एक सिंपल सा तरीके से आपको समझाने की कोशिश करूँ, तो बेसिकली इस तरह के जो टी टेस्ट होता है, इसमें बेसिकली हमारे पास दो चॉइस के ऑप्शंस होते हैं। ठीक है, दो चॉइस के ऑप्शन होते हैं, इनमें से कौन सा हम सैंपल उठा के टेस्ट करेंगे या फिर कौन सा चीजें उठाएंगी जो, लेकिन एक चीज ध्यान रखना है कि ये जो डाटा होंगे, ये जो सैंपल्स होंगे, ये एक दूसरे से इंटर रिलेट करते होंगे, कहीं ना कहीं एक दूसरे के इंटरडिपेंडेंट होंगे, इंटर रिलेटेड होते होंगे। तो आप ऑप्शन नंबर डी में देखो, जिसमें लिखा हुआ है मैट्रिक डाटा विद इंटरडिपेंडेंट टू सैंपल। तो बेसिकली वैसे डाटा जो एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंट हो और मोस्ट इंपोर्टेंटली वो टू सैंपल्स पर बिलोंग करते हो। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा यहाँ पर। ठीक है ना, टी टेस्ट, जी टेस्ट, जितने भी हैं ये सब, जेड टेस्ट, ये सभी आपको पता होनी चाहिए, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जिनके पास हमारी नेट वाली बुक है वो जाके जरूर देखिए, आपकी बुक में ये सभी चीजें दी हुई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। टू शो द ट्रेंड फॉर अ वेरिएबल, आपको क्या शो करना है, एक वेरिएबल का ट्रेंड शो करना है। विच वन ऑफ द प्रेजेंटेशन मेथड इज यूज्ड, अगर आपको सिर्फ किसी एक वेरिएबल का ट्रेंड शो करना हो, याद रखिएगा अ वेरिएबल, किसी एक वेरिएबल का आपको प्रेजेंटेशन शो करना है, तो आपको कौन सा आप यहाँ मेथड इस्तेमाल करोगे, कौन सा आप बेसिकली जो डायग्राम है या फिर कौन सा तरीका है उसको यूज करोगे। चलिए चूज कीजिए और बताइए राइट आंसर क्या होना चाहिए। देखो बेसिकली अगर मैं बताऊं, मैं किसी एक डाटा को रिप्रेजेंट करना होगा ना, तो मैं कुछ ये वाला आपको शायद याद हो, मैं इसका इस्तेमाल करूंगा। इसे क्या बोलते हैं हम लोग, लाइन ग्राफ। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्लियर है। बेसिकली जब किसी एक डाटा को, किसी एक वेरिएबल को पर्टिकुलरली हमें रिप्रेजेंट करना होता है, तो हम लाइन ग्राफ का इस्तेमाल करते हैं, जिससे हम उसे फ्रिक्वेंटली शो कर पाते हैं और अच्छे तरह से एग्जामिन उस पर कर पाते हैं। ठीक है, चलिए आज की सीरीज का आखिरी क्वेश्चन देखते हैं फटाफट, 10 क्लास को एंड करूंगा फिर मैं। Which one of the following objective is not the objective of secondary data collection, हमें बताना है कि यहाँ जितने भी ऑब्जेक्टिव दिए हुए हैं इनमें से कौन सा वो ऑब्जेक्टिव नहीं है जिसमें हमें सेकेंडरी डाटा का कलेक्शन करने की नीड नहीं होती है। देखो बेसिकली अगर मैं सेकेंडरी डाटा की कलेक्शन की बात करूं या फिर सेकेंडरी डाटा की नीड नहीं होगी, जब रिलेवेंट प्रॉब्लम आपके सामने आ रहा हो, रिलेवेंट प्रॉब्लम मतलब एक दूसरे से मिलता जुलता प्रॉब्लम आपके सामने आ रहा हो, तब हम बेसिकली सेकेंडरी डाटा का इस्तेमाल नहीं करेंगे वहां पर। तो ऑप्शन नंबर बी में देखिए, इसमें लिखा हुआ है टेस्ट द हाइपोथेसिस ऑफ द रिलेवेंट प्रेजेंट प्रॉब्लम, यानी कि जो रिलेवेंट प्रॉब्लम्स हैं अगर वो आपके सामने आ रही हैं, तो इस तरह का यहाँ पर जो हमारा सेकेंडरी डाटा कलेक्शंस है इसकी नीड नहीं पड़ती है, ये कोई खासा ऑब्जेक्टिव नहीं रखता है हमारे सामने। तो ऑप्शन नंबर बी होना चाहिए इसका राइट आंसर। ओके बिल्कुल सही, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। तो ये थे हमारे 5 क्वेश्चंस, आपने कितने स्कोर किए कमेंट करके जरूर बताइएगा, और एक काम जरूर करना है, क्या करना है, शेयर करना है, जितना ज्यादा हो सकता है उतना लोगों का शेयर कीजिए, प्रॉपर नॉलेज पहुंचाइए और इसी तरह पढ़ते रहिए। तब तक के लिए आप सभी लोगों को राधे राधे।